गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने ट्वेल्थ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो अध्याय नंबर 10 अपन ने स्टार्ट किया था। अध्याय नंबर 10 शुरू किया, जैव रसायन। जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे, आपके पिछली क्लास तक अपन ने कंप्लीट हो गया था, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया इसके अंदर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया था, इसके अलावा आपके प्रोटीन कंप्लीट हो गए थे। प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, ये सारे कंप्लीट हो गए। ये दो टॉपिक आपके इस चैप्टर में से कंप्लीट हुए हैं। आज अपन इसके आगे शुरू करते हैं एंजाइम, है ना। प्रोटीन के आगे वाला टॉपिक है जो अपन शुरू करते हैं, जिसके संदर्भ में पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, कौन कौन से एंजाइम हैं जो अपने काम में आते हैं, किस प्रकार से अपने काम में आते हैं, इनके बारे में। आई बात समझ में? तो आपने प्रोटीन पढ़ लिया अपने पूरी डिटेल से। इसके पूरे एक बार वापस देख लो। 3 भाग पढ़े थे प्रोटीन के। पहला पढ़ा अपन ने कौन सा? कार्बोहाइड्रेट का पहला भाग पढ़ा अपन ने कौन सा? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड पढ़ा। दूसरा अपन ने पढ़ा ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा अपन ने पढ़ा पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इनके पूरे डिटेल से और जैविक महत्व। प्रोटीन के अंदर अपन ने पढ़ा था एमिनो अम्ल पढ़ा, एमिनो अम्ल, पेप्टाइड पढ़ा और प्रोटीन के बारे में पढ़ा। तो ये तीनों चीज़ें पढ़ी इसके अंदर। तो आज अपन इसके आगे शुरू करते हैं आपके जो क्या है कार्बोहाइड्रेट के संबंध में, या फिर इसके अगला टॉपिक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो गया। अब इसके आगे एंजाइम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम के संदर्भ में क्या क्या पढ़ना अपन को, उसके बारे में। सबसे पहले तो एंजाइम होता क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है एंजाइम का, इसके बारे में। तो सबसे पहले अगली हेडिंग है आपके एंजाइम्स। आई बात समझ में? एंजाइम्स इंग्लिश में अपन इसको कहें तो एंजाइम्स, इंग्लिश में एंजाइम्स। अब एंजाइम्स शब्द किससे मिलकर बना हुआ है ना। तो सर्वप्रथम एंजाइम शब्द प्राप्त हुआ था आपके यीस्ट से। आई बात समझ? खमीर सुना हुआ? खमीर यीस्ट के जीवाणु होते हैं ना, उनके द्वारा, इसलिए इन्हें एंजाइम नाम दिया जाता है। तो एंजाइम ये शब्द किस भाषा का शब्द है आपके? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है एंजाइम। और जिसका अर्थ क्या होता है आपके, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है आपके एंजाइम। कितने शब्दों से? एक तो है EN, ठीक है ना, एक तो हो गए आपके EN और दूसरा आपके जाइम्स, है ना। 2 शब्दों से मिलकर बना है एंजाइम्स। एक तो है आपके EN और एंजाइम जाइम्स। तो E का मतलब तो क्या हो गया आपके अंदर, इन, है ना, इन लिख सकते हैं अपन। और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। क्या होता है? यीस्ट। ये तो हिंदी में कहें तो इसको खमीर। खमीर तो जानते हो आप, यीस्ट के जीवाणु होते हैं। जैसे ब्रेड बनाने में यीस्ट के जीवाणुओं को काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे ये आपके क्या बनाते हैं, इसको नाम भूल गया मैं, यीस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने में काम में लेते हैं। इसके अलावा आपके टोस्ट बनाने में काम में लेते हैं इसको, है ना। ये सारे यीस्ट के जीवाणु होते हैं। जो एक ब्रेड, केक बनाने में यीस्ट के जीवाणु का काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो खामन बनाते हैं उसके अंदर आपके ये काम में लिए जाते हैं यीस्ट, है ना। तो इस प्रकार से ये काम में आते हैं भोजन के रूप में। इन 2 शब्दों से, ग्रीक भाषा का शब्द है एंजाइम, 2 शब्दों से मिलकर इन और जाइम। इन का मतलब होता है इन, अंदर, जाइम मतलब खमीर। तो एंजाइम सर्वप्रथम किससे प्राप्त हुआ था? एंजाइम सर्वप्रथम एंजाइम को सर्वप्रथम एंजाइम को क्या हुआ था? सर्वप्रथम एंजाइम को खमीर मतलब यीस्ट से प्राप्त किया था। ये बात, सर्वप्रथम एंजाइम को यीस्ट से प्राप्त किया था। आगे बात समझ में? सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया था? यीस्ट से प्राप्त किया था। इसीलिए इसका नाम एंजाइम पड़ा और 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन और जाइम, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब एंजाइम क्या होते हैं?
क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, आई बात समझ में। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये तो इसका नॉर्मल सा नाम हो गया, एंजाइम क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, शब्द किस भाषा का शब्द है, ये 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बात से मुझे अब क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं, ये प्राकृतिक सरल क्या होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं, सरल होते हैं या फिर संयुक्त होते हैं, सरल या फिर एक से अधिक जुड़कर सरल या फिर संयुक्त प्रोटीन होते हैं। यही बात समझ में, संयुक्त प्रोटीन होते हैं। आगे बात समझ में है कि एंजाइम क्या होते हैं आपके, किससे मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। मतलब खूब सारे जो खूब सारे प्रोटीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके एंजाइम होते हैं। इसके अंदर कुछ एक जो एंजाइम है वो प्रोटीन नहीं होते हैं, बाकी सारे लगभग जो होते हैं एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यही बात है, लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। यही बात समझ में। तो प्रोटीन है, लेकिन क्या है आपके कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जैव रासायनिक क्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। में क्या करते हैं, अभी बात करेंगे आगे अपन कि किस प्रकार से एंजाइमों के कार्य हैं। तो विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एक बार उत्प्रेरक क्या होता है, यहाँ पे शब्द आया हुआ आपके उत्प्रेरक। सबसे पहले तो बात, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होते हैं, बाकी लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये बात आपको आगे बात समझ में। जो क्या कार्य करते हैं एंजाइम, जैव उत्प्रेरक, ये विशिष्ट उत्प्रेरक के रूप में काम में करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है ये पता होना चाहिए पहले तो आपको। यहाँ पे शब्द आया हुआ है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटालाइस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। उत्प्रेरक वे होते हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ने 10th क्लास में पढ़ा है आपने, 11th में भी पढ़ा है। उत्प्रेरक याद होना चाहिए आपको, पढ़ा हुआ भी है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे शब्द आया हुआ तो बता देता हूँ मैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसके क्या कर देते हैं, गति में, उसके वेग में परिवर्तन कर देते हैं ना, उसके अभिक्रिया की दर में परिवर्तित कर देते हैं। यही बात समझें, अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं। यही बात समझ में। तो ये क्या कर देते हैं, आपके उत्प्रेरक अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेकर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेकर, मतलब उसके अंदर काम नहीं करते, भाग नहीं लेकर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेकर अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के दर, वेग और गति में परिवर्तन कर देते हैं। यही बात समझ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये अभिक्रिया ये क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक किसे कहेंगे, तो ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। कौन, एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो वो क्रियाएं क्या कहलाती है, आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये एंजाइम का कार्य है। इसके अलावा एंजाइम क्या होते हैं, एक बात ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कुछ एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। अभी बात में, कुछ एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना ना। तो सर्वप्रथम एंजाइम खमीर से प्राप्त किया गया था। उसके बाद में अपन ने बात की एंजाइम के अंदर कि एंजाइम 2 शब्दों से मिलकर का, इन और जाइम। फिर उसके अंदर बात की अपन ने एंजाइम के अंदर, एंजाइम ग्रीक भाषा के शब्द है जिसका है इन और जाइम, यीस्ट से मिलकर बना। अब ज़्यादातर अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, इसके एंजाइम के गुणधर्म पढ़ें तो अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, आपके
गोलाकार होते हैं, ग्लोबुलर। अधिकांश एंजाइम गोलाकार प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ना। इसको अगर इंग्लिश में लिखूं तो मैं ग्लोबुलर, अधिकांश एंजाइम जो है ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये इसके एंजाइम के गुणधर्म की बात चल रही है। इसके अलावा और एंजाइम की बात करूं तो मैं अब तक लगभग एंजाइमों की कितनी पहचान हो चुकी है? अब तक एंजाइमों की लगभग ये कुछ गुणधर्म है, अब तक लगभग 3000 एंजाइमों की पहचान हो चुकी है। कितने एंजाइमों की? 3000 एंजाइमों की पहचान की जा चुकी है। और बात करें अपन तो जिसमें से क्या है लगभग 300 एंजाइम, कितने? जिसमें से लगभग 300 का क्या किया जाता है? व्यापारिक 300 का व्यापारिक उत्पादन किया जा चुका है। 300 का व्यापारिक उत्पादन किया जा चुका। व्यापारी का मतलब व्यापार करने के लिए उत्पादन किया जाता है ना, व्यापारिक उत्पादन किया जाती है। तो एंजाइम के संदर्भ में कुछ बातें थी, उनके बारे में बात की अपन ने कि एंजाइम में सभी एंजाइम क्या होते हैं? संयुक्त प्रोटीन होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम क्या होते हैं? आपके प्रोटीन नहीं होते हैं। अधिकांश एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब तक लगभग 3000 एंजाइमों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से लगभग 300 का व्यापारिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। यही बात समझ होती है। एंजाइम के संदर्भ में बातें हो गई आपके, ठीक है। इसके बाद में अपन और बात करेंगे एंजाइमों का वर्गीकरण है उनका नामकरण की बात करेंगे अपन। एंजाइमों के वर्गीकरण है उनके नामकरण की बात करेंगे, जिसके अंदर तो ये एंजाइमों का क्या हो गया? बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब अपन इसका वर्गीकरण है उनका नामकरण कैसे किया जाता है एंजाइमों, उनके बारे में बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो याद रखनी है आपको, और कुछ चीज़ें याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नामकरण है वो तो आपको, जैसे जो वर्गीकरण है इनका, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एंजाइम किस में पाया जाता है, इसके बारे में, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग लगा लेते हैं अपन। एंजाइमों का वर्गीकरण, एंजाइमों का वर्गीकरण एवं नामकरण, वर्गीकरण एवं नामकरण। एंजाइमों का वर्गीकरण एवं नामकरण। तो एंजाइमों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? आपके 6 भागों में बांटा गया है। यही बात समझ में। पहले इसके अगर मैं आपको नामकरण की बात करूं, एंजाइम के वर्गीकरण तो 6 भागों में बांटा गया। नामकरण की बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। सिंपल सी बात है, नामकरण तो आपको समझ में आ जाएगा वर्गीकरण करेंगे तो। नामकरण क्या होता है इसका एंजाइमों का, कि एंजाइम क्या होते हैं, उसका जो सबस्ट्रेट होता है एंजाइम का, उसके पीछे हमेशा क्या लगाया जाता है? अनुलग्न। नाम लिखते समय सबस्ट्रेट के क्या होता है कि नाम के अंत में अनुलग्न, मतलब जो बाद में लगाया जाता है वो अनुलग्न पहले लगाया जाता है, वो पूर्व लगन। तो अनुलग्न किसका उपयोग करते हैं अपन? एज का उपयोग करते हैं। यही बात है, अनुलग्न ASE, एज जोड़ देते हैं। यही बात समझ में, एज जोड़ देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? नामकरण के अंदर अपन एज जोड़ते हैं। जैसे माल्टोज के जल अपघटन में कौन सी क्रिया करते हैं अपन? एंजाइम लेते हैं अपन माल्टेज। ये क्या जुड़ा हुआ? आपके एज जुड़ा हुआ ना, एज। यही बात समझ में। जैसे पूरा नाम लिखो तो अपन इसका
टेज, ये एज क्या है इसके पीछे? अनुलग्न है। इससे पता चल जाता है कि जिनके पीछे एज अनुलग्न लगता है वो आपके सभी क्या हैं? एंजाइम है। ठीक है, जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट के पीछे देखा था, है ना, उसी प्रकार इसके अंदर भी आपके एंजाइम के अंदर अनुलग्न क्या लगता है? आपके एज लगता है। नामकरण हो गया, सिंपल सी बात है, शब्द के पीछे एज लगाते हैं, ये आपके इसका नामकरण। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन एंजाइम, कुछ वर्गीकरण एंजाइमों का। तो एंजाइमों का वर्गीकरण, जिसके अंदर एंजाइमों को क्या है? 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एंजाइमों के वर्गीकरण में एंजाइम आयोग ने इसको मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकरण? 6 वर्गों में बांटा गया है। 6 वर्गों में बांटा गया है एंजाइमों को। तो सबसे पहला एंजाइम हो जाएगा आपके, एक सारणी बना लेते हैं अपन छोटी सी, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इस तरफ मैं लिख देता हूँ आपके क्रम संख्या, फिर उसके बाद में अपन लिख देते हैं इस तरफ एंजाइम वर्ग, एंजाइमों के किस वर्ग में रखा गया है, और उसके आगे अपन लिख देते हैं अभिक्रिया की प्रकृति। ठीक है, एक सारणी बना कर लिखते हैं अपन, समझ में आ जाएगा अभिक्रिया की प्रकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको ठीक है, ये एंजाइम वर्ग, इसके तरफ नाम लिख देंगे अपन। तो सबसे पहले आपके 6 एंजाइम हैं। तो पहला अपन पढ़ते हैं जिसके अंदर नाम से पता चलता है इनकी अभिक्रिया की प्रकृति कैसी रहेगी। सबसे पहला है आपके ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, यही बात समझ में? पहला नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहें तो रेडॉक्स, मतलब हिंदी में इसको कहें तो अपन ऑक्सीकरण व अपचयन। अब ये तो नाम सुने हुए हैं आपके 9th में, 10th में, 11th में, सारी चीज़ों में पढ़े हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना। ऑक्सीकरण जिसके अंदर ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सिंपल सी अभिक्रिया, बात को परिभाषा बताऊँ तो। और अपचयन जिसके अंदर क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का योग होता है, वहाँ पर अपचयन। तो ये दोनों साथ में होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स। तो पहला एंजाइम का वर्ग है जिसके अंदर ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, नाम रिडक्टेज लिखा हुआ क्योंकि ये एज जुड़ा हुआ पीछे, एंजाइम के नामकरण में एज जोड़ते हैं अपन। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो इसके अंदर प्रकृति कैसी हो जाएगी? जैविक ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। इसके अंदर क्या होता है आपके? ऑक्सीकरण, जीवों का क्या करते हैं ये एंजाइम? ऑक्सीकरण व अपचयन। तो पहला प्रकार का हो गया, आपके नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। इसके अंदर क्या होता है आपके? ऑक्सीकरण व अपचयन किया जाता है जीवाणुओं का। तो पहली कंडीशन हो गई ऑक्सीकरण एवं अपचयन। दूसरी बात करूँ मैं आपके इसके अंदर, तो वो होता है आपके ट्रांसफेरेज। ट्रांसफरेज, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण करना, एक तत्व का दूसरी जगह से स्थानांतरण करना। ट्रांसफर का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांसफरेज का एज जुड़ा हुआ पीछे ना, तो ये एंजाइम है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके? स्थानांतरण करना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित कर देना। तो इसकी अभिक्रिया की प्रकृति में क्या हो जाता है आपके? इसमें क्या हो जाता है? दो पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय हो जाता है। अभी बताता हूँ एग्जाम्पल। समूह का विनिमय मतलब समूह का विनिमय हो जाता है। विनिमय का मतलब स्थानांतरण हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये अभिक्रिया है A + B + C + D, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये एक किससे अभिक्रिया कर लेगा? C से कर लेगा, और B किससे स्थानांतरण हो जाएगा? मतलब ये A C से और B D से कर लेगा। तो क्या हो जाएगा? AC + क्या हो जाएगा? BD। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। यही बात समझ में? तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ट्रांसफरेज एंजाइम के कारण होता है, कि जिसमें क्या होता है? समूहों का स्थानांतरण हो जाता है। अगली बात समझ में? तीसरा वर्गीकरण है आपके इसके अंदर पढ़े अपन तो हाइड्रोलेजेज।
हाइड्रोलेजेस, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे हाइड्रोलेजेस के अंदर हाइड्रो का मतलब क्या होता है जल, लेजेस का मतलब तो अपघटन करना, तो जल अपघटन की क्रिया जिसके अंदर क्या होता है जल के द्वारा अपघटन किया जाता है। नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर क्या होगा जल अपघटन की क्रिया हो, किसकी अभिक्रिया, जल अपघटन क्रिया होती है। जल अपघटन की क्रिया कैसे होती है, जिसके अंदर जल के द्वारा अपघटन होता है। यही बात समझ, अणु क्या होता है तो जल के द्वारा टूट जाता है। मतलब जैसे ये कोई अभिक्रिया है AB, इसकी अभिक्रिया अपन जल के साथ में करवाते हैं तो ये क्या कर देगा, जल क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा। ये जल क्या कर देगा, इस समूह को तोड़ देगा। मतलब ये इसके अंदर से जो OH है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। H2O को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं HOH, तो ये एक इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये एक इसके साथ में जुड़ जाएगा। यही बात समझ, ये इसके साथ में, तो AOH प्लस क्या बन जाएगा आपके HB। यही बात समझ में, H2O के जल के द्वारा अपघटन करना, जल के द्वारा तोड़ना, वो क्या कहलाता है आपके हाइड्रोलेजेस। तीसरा एंजाइम हाइड्रोलेजेस। चौथे एंजाइम की बात करूँ मैं आपके नंबर 4 की, तो 4 नंबर हो जाएगा आपके लाइएजेज। लाइएजेज सबके बीच में क्या जुड़ रहा है, आपके एज जुड़ रहा है ना। कौन सा अनुलग्न जुड़ रहा है, एज, ध्यान रखें ये बात। लाइएजेज जिसके अंदर जल अपघटन के अलावा अतिरिक्त किसी पदार्थ के समूह का हटना, बिना जल के टूटना, ऐसे लाइएजेज का मतलब तोड़ना, अपघटन करना, किसके द्वारा, जल के अलावा दूसरे पदार्थ से समूह काटना ना, किसके द्वारा, जल अपघटन के अतिरिक्त, जल अपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थ का, जल अपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थ से समूह का हटना। यही बात हम, किसी पदार्थ से समूह का हटना तो कैसे हटेगा, जैसे ये AB है, इसकी अभिक्रिया A और B बिना जल के ही टूट जाना, तो ये अभिक्रिया क्या होगी आपके लाइएजेज। ये 4 हो गए। अब 5वें की बात करूँ मैं तो 5वां होता है आपके आइसोमरेज। आइसोमरेज जिसके अंदर क्या होता है, आइसोमर का मतलब क्या होता है, समावयवी। 9th क्लास 11 में पढ़ा अपन ने, समावयवी पूरा चैप्टर था आपके। समावयवी मतलब एक दूसरे के समावयवी होना, स्थानांतरण होकर समावयवी। आइसोमरेज का मतलब होता है समावयवी। तो इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, समावयवीकरण अभिक्रिया। तो इसके अंदर 5वां हो गया आइसोमरेज, नाम से पता चल रहा है समावयवी, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और लास्ट होता है आपके नंबर 6 जिसके अंदर है आपके लाइगेजेज। क्या है, लाइगेजेज जिसका मतलब हो गया लाइगेजेज का कि ATP के साथ में जुड़ना। ATP क्या होती है, ATP के साथ अभी बताऊंगा। ATP के साथ युग्मन अभिक्रिया, ATP के साथ युग्मन अभिक्रिया। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के आपके क्या है, एंजाइमों का वर्गीकरण किया हुआ 6 प्रकार से, है ना, सिंपल। अब ATP क्या होती है ये बता रहा हूँ मैं आपको। ATP पहले तो ATP इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ATP क्या होती है, अपन जो भोजन करते हैं वो भोजन क्या होता है, पादपों में है, मनुष्य में है, पादपों में है, मनुष्य में भोजन अपन को ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज के द्वारा ना। तो वो ग्लूकोज से ही क्या बनता है, एक अवस्था आती है जिसके अंदर ये ATP बनती है। ATP टूटकर ADP में बनती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो ये एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, ATP ऊर्जा का रूप है। तो लाइगेज के साथ में क्या होता है, ATP के साथ में युग्मन अभिक्रिया होती है, मतलब ATP के साथ में जुड़ जाता है ये एंजाइम। आगे बात समझें तो इस प्रकार से ये एंजाइमों का वर्गीकरण क्या हो गया आपके 6 प्रकार से अपन ने पढ़ लिया। पहला पढ़ा अपन ने एंजाइमों के वर्गीकरण के अंदर ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसके अंदर ऑक्सीकरण है अपचयन। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मतलब रिडक्शन मतलब अपचयन, पहली प्रक्रिया। दूसरा ट्रांसफरेज का मतलब स्थानांतरण होना, विनिमय। A से B C D जुड़ता है तो इसके अंदर ये स्थानांतरण हो गया, A के साथ में जुड़ गया आपके C जुड़ गए और B के साथ में D जुड़ गया।
हाइड्रोलेजेस, हाइड्रो का मतलब जल, लेजेस का मतलब अपघटन, जल के द्वारा अपघटन होना। लाइएजेस का मतलब जल के अतिरिक्त टूटना, ये भी। आइसोमरेज समावी, और लाइगेजेस का मतलब एटीपी के साथ में युग्मन अभिक्रिया। तो ये 6 प्रकार की ये सारणी है जो इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आ जाता है। एंजाइमों का वर्गीकरण समझाइए, तो ये आपके वर्गीकरण के अंदर 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं, उनका वर्गीकरण हो गया। ठीक है, एंजाइम का वर्गीकरण, और अपन ने एंजाइम के संदर्भ में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा अभी। ठीक है ना, इसके आगे की बात अपन, एंजाइम के आगे की बात अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे कि एंजाइम के अलावा और कौन से जो कारक हैं जो जिम्मेदार होते हैं एंजाइमों के संदर्भ में। एंजाइमों के कार्य भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम के बारे में अपन ने हल्की सी बात की। एंजाइम अभी थोड़ा सा बाकी है, उसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो ओके, गुड लक, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे।